भूत और चुड़ैलों का ट्रेन घर। एक गांव में अवंतिका अपने पति बिरजू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चला रहे थे। अवंतिका झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और बिरजू जूतों की फैक्ट्री में काम करता था। ऐसे ही एक दिन बारिश आती है तो उनकी छत से जगह जगह से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, हमारी हल्की सी झोपड़ी बरसात का पानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सारा आटा भीग गया, दाल भी सील जाएगी। अब पानी से नुकसान हो गया जी हमारा तो। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब घर बनवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, पर हम दोनों मिलकर भी करना चाहें तो बहुत वक्त लग जाएगा घर बनाने में। क्या करूँ? वो तो छोड़िए, ये बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है ना। अगर इसी बारिश हुई तो इस घर की ईंटें भी टूटने लगेंगी। अब तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ, बस किसी तरह रात कट जाए। ऐसा कहकर वो सो जाते हैं कि आधी रात में तेज बारिश होने से उसके घर का छप्पर टूटकर गिर जाता है। वह दोनों बच जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हैं तो बाढ़ आने की संभावना काफी पैदा हो चुकी थी। ये देखकर दोनों कहते हैं, हे भगवान, लगता है इस आधी रात में हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना बाढ़ के अंदर सब तबाह हो जाएगा हमारा। अरे तबाह तो वैसे भी होने वाला है अवंतिका। जल्दी से जो राशन पानी है या जो ले जा सकते हैं वो जरूरी सामान जल्दी से ले लो। हम दोनों मिलकर उठा लेंगे, हमें अभी निकलना होगा। हाँ, मैं करती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना जरूरी सामान ले लेते हैं और घर से आधे पानी में निकल जाते हैं। तभी बारिश के साथ तेज तूफान भी आने लगता है, जिससे उनकी बची कुची झोपड़ी भी उनकी आंखों के सामने ढह जाती है। बहुत देर चलने के बाद उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। तभी बिरजू कहता है, हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी देर से चले ही जा रहे हैं, कहाँ जाएं? अपना घर भी तो नहीं रहा ना अब। अजी, मैं एक जगह जानती हूँ। वो कल जब मैं फाटक से आ रही थी तो उससे थोड़ी दूर पर एक खाली ट्रेन का डिब्बा था। इस वक्त हमारे अभी वही काम आ सकता है, चलिए। अवंतिका की बात सुनकर बिरजू भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वह ट्रेन के खराब डिब्बे में अंदर बैठकर कहते हैं, शुक्र है जी, बाहर के इतने तेज तूफान बारिश वाले मौसम से हम बच गए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो अवंतिका। इसकी तो सीट भी अच्छी है और यहाँ चद्दर भी मिल गई। मुझे लगता है आधी रात हो रही है, अब हमें सोना चाहिए, कल की कल देखेंगे। जी बिल्कुल। इस तरह से वह दोनों ट्रेन की सीट पर सो जाते हैं। अगले दिन अवंतिका उठकर अपने बचे कुचे लाए राशन से चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। अरे वाह, इस ट्रेन घर में खाना खाकर मजा ही आ गया। और रात को ना हमें ठंडी लगी, ना कोई पानी गिरा हमारे ऊपर। सच में ये जगह बहुत अच्छी है हमारे रहने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तक हम नया घर नहीं बना लेते, इसी ट्रेन के डिब्बे में रहेंगे। अब से यही हमारा घर है। अरे 9 बज गए, अब हमें अपने अपने काम पर जाना चाहिए। पैसों की भी तो जरूरत है ना इस समय हमें। हाँ बिल्कुल। इस तरह दोनों रेल के डिब्बे का दरवाजा बंद करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को एक साथ वापस आते हैं। जब अवंतिका खाना पका रही थी तो बिरजू अपने मालिक से लाए पैसे गिन रहा था। वहीं 2 चोर चाकू लिए खिड़की से उन्हें देखकर कहते हैं, ओहो, इनके पास पैसे हैं मग्गू, चल जाकर छीन लेते हैं। एक दारू की अच्छी बाटली आ जाएगी। हाँ जग्गू, ऐश करेंगे आज रात चखना खाकर। ये बोलकर उनके ट्रेन घर में वो दोनों चोर घुस जाते हैं और चाकू के बल पर कहते हैं, ए चल पैसा निकाल, वरना तू जान से जाएगा, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अंदर आने की? निकलो बाहर। जल्दी पैसा निकाल कर दे, वरना देखना। ये हमारी मेहनत का पैसा है, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर हम भी आज जश्न मना कर रहेंगे। दोनों आदमी उनसे पैसे की खींचातानी करते हैं। ना मिलने पर जग्गू मग्गू उन्हें चाकू से मारकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल और भूत बनकर कहते हैं, इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। चलो इनका भी अंतिम संस्कार करें। दोनों भूत और चुड़ैल दारू पीते हुए उनका गला पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद वह वापस अपने ट्रेन घर में आते हैं और छोटी छोटी चीजों से अपने ट्रेन घर को सजाकर कहते हैं, अवंतिका, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, पर मैं अपने ट्रेन घर से दूर नहीं होना चाहता। आप चिंता क्यों करते हैं? हम अपने ट्रेन डिब्बे को चलती हुई ट्रेन से जोड़ देंगे, जिसके बाद हम अपने ट्रेन घर में सैर करते हुए जगह को घूमेंगे। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल आती हुई एक्सप्रेस ट्रेन से अपने ट्रेन रेल घर को जोड़ देते हैं। जिसके बाद वह मजे करते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हैं। अरे वाह, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इतना अच्छा नजारा भी देखने को मिल गया।
ट्रेन घर की मदद से। हाँ बिल्कुल। अरे ट्रेन रुक गई, चलिए बाहर जंगल में चलते हैं, थोड़ा वहाँ रहेंगे। तभी वो दोनों अपने ट्रेन घर को उस ट्रेन के बाकी डिब्बों से हटा देते हैं। बहुत देर हो गई, भूख लग रही है, हमें जंगल में जाकर शिकार करना चाहिए। हाँ चलिए। ये कहकर दोनों शिकार करते हैं कि उस जंगल के भूत और चुड़ैल ट्रेन घर को देखकर सोच में डूब जाते हैं और उसकी छत पर चिपक जाता है तो कोई खिड़की से, तो कोई ना कोई भूत चुड़ैल ट्रेन के हर जगह को देखकर घूर रहे थे और कह रहे थे, अरे अजीब सी चीज क्या है जिसमें रहने का भी सम्मान है। मोहिनी पता नहीं, कुछ अद्भुत ही लग रहा है। लगता है ये ट्रेन का हिस्सा है जो यहाँ रह गया। हमें इसे चलाना चाहिए, पर मुझे इसका हैंडल नहीं दिख रहा, तो चलाऊं कैसे? अरे तुम पागल हो, इसमें हवा भरेगी, शायद इसके पहियों की हवा निकल गई होगी। नहीं नहीं, हो सकता है ये हवा में उड़े या नाव बन जाए। लगता है तुम सब पागल हो, कभी ट्रेन नहीं देखी क्या? ट्रेन का डिब्बा है, चलो अंदर चलते हैं। वो सभी भूत और चुड़ैल अंदर जाकर उस ट्रेन के हर चीज को छूने लगते हैं, घूरते हैं और अपनी ताकत से ट्रेन को सरकाने लगते हैं। तभी अवंतिका चुड़ैल और बिरजू भूत अपने ट्रेन घर को हिलता देख कहते हैं, अरे हमारे घर को कौन ले जा रहा है, रोको। अगर ये चला गया तो हम कहाँ रहेंगे, रोको जल्दी। दोनों अपने ट्रेन घर को बचाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी तरह ही वहाँ भूत और चुड़ैल मौजूद हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे ट्रेन घर को कहाँ ले जा रहे हो? क्या ये तुम्हारा ट्रेन घर है? हमने कभी भी ऐसा ट्रेन घर नहीं देखा। क्या तुम हमें इसके मजे करवा सकते हो? अरे अपनी शक्ल देखी आईना में, जो ट्रेन घर के मजे करोगी। फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा, कबाड़ी जैसी शक्ल के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे कहने की? फिर हम तुम्हारी ट्रेन घर नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं दोगे हमारा ट्रेन घर? तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। चलो निकलो हमारे ट्रेन घर से। अजी कद्दू, शक्ल तो तुम्हारी भी इतनी अच्छी नहीं है जो इस ट्रेन में घर में रहो। आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है तूफान भरा दम दमादम। इस तरह सभी भूत और चुड़ैल आपस में ट्रेन घर के लिए लड़ने लगते हैं। क्या होगा आगे दोस्तों? आखिर कौन से भूत और चुड़ैल जीतकर ट्रेन घर को हासिल करेंगे? जानने के लिए अगले भाग के लिए बने रहें। गर्भवती चुड़ैल और ट्रेन। सीतागढ़ नाम के गांव में चंदा नाम की चुड़ैल का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था। जैसे ही रात होती है, सभी माँ अपने बच्चों से बोलती हैं, बेटा बेटा सुमन सो जाओ, वरना रात के 12 बजे वो चंदा चुड़ैल आएगी और तुझे उठाकर ले जाएगी। माँ, चंदा चुड़ैल कौन है? बेटा, चंदा चुड़ैल आधी रात को बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उसको खा जाती है। माँ और सुमन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भेड़िए की आवाज आती है और ये सुनकर सुमन डर जाती है। सुमन की माँ समय नहीं देखती और उसको जबरदस्ती सुलाने लगती है। सुमन की माँ तो सो जाती है, लेकिन सुमन को नींद नहीं आती और वो उठकर खिड़की के पास चांद को देखने लगती है कि तभी वहां पर आवाज आती है, सुमन सुमन देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। ये सुनकर सुमन अपने घर का तुरंत दरवाजा खोलती है और आवाज के पीछे चली जाती है। जैसे ही सुमन उसके पीछे जाती है कि तभी वो देखती है लंबे खुले काले बाल वाली चुड़ैल सुमन के सामने आ खड़ी है। वो बहुत डर जाती है, डर के मारे रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख वहां पर भेड़ियों का झुंड आ जाता है और चिल्लाने लगता है। सुमन वहां से भागने वाली होती है कि तभी एक भेड़िया उसको अपनी उंगली से उठा लेता है और चुड़ैल के पास फेंक देता है। चुड़ैल सुमन को गिरने नहीं देती और उसको हवा में उड़ा देती है और उसको खा जाती है। सुमन को खाने के बाद चुड़ैल हंसने लगती है। अगली सुबह सुमन की लाश उसके गांव में मिलती है। ये देखकर सभी गांव वाले रोने लगते हैं। गांव का एक आदमी सुमित से बोलता है, सुमित भैया, तुम्हारी बीवी ने तो इस गांव में बहुत ही आतंक फैला रखा है। जब तक तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तब तक इस चुड़ैल से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे भैया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इन सब के दोषी तुम ही हो। यदि तुमने अपनी बीवी को समझा बुझा दिया होता तो आज वो गर्भवती चुड़ैल न बनी होती। तुम अपनी बीवी को मुक्ति दिला दो और इस गांव को इस चुड़ैल से आजाद करवा दो। नहीं मुखिया जी, उसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे नहीं मार सकता।
जब तक वो मेरे बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक मैं उसे मुक्ति लेने के लिए नहीं कहूंगा। तुम तो अपने बच्चे की खातिर गांव के इतने बच्चों की बलि दे रहे हो। तुम अपने बच्चे के स्वार्थ में हम गांव वालों को खतरे में क्यों डाल रहे हो? गांव वाले सुमित को ताने मार ही रहे होते हैं कि तभी लोमड़ी की आवाज आने लगती है। साथ ही भेड़िया चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते दिन से अचानक रात हो जाती है और वो चुड़ैल खुले बालों के साथ अपना भयानक चेहरा लेकर गांव वालों के सामने आती है और उनसे बोलती है, तुम लोग मुझसे चाहे कितना भी बचना चाहो, पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पेट में सुमित का बच्चा है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। तुम अपनी भूख के लिए नादान बच्चों को क्यों मार के खा रही हो? चंदा, तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। सुमित, आप चुप रहो, क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है कि इन गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया है। जैसे ही चुड़ैल ये बात बोलती है कि तभी मुखिया बात पलटने के लिए बोलता है। तू क्या बताएगी इसको? सुमित को सब कुछ पता। मुखिया बोल ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल उसको अपने जादू से हवा में उड़ा देती है और उसका एक हाथ खाने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है, बाप रे, छोड़ दे चुड़ैल कहीं की। तूने तो मुझे ही खाना शुरू कर दिया। छोड़ दे रे चुड़ैल। बाप रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है। तू मुझे क्यों खा रही है? आय 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 आय। तूने ही तो मुझे मारा था, तो सबसे पहले मरने का अधिकार तो तेरा ही है। जैसे हर इंसान को मौलिक अधिकार होता है, वैसे ही तुझे मरने का भी अधिकार है, और वो भी मेरे हाथों से। इतना कहकर चुड़ैल धीरे धीरे करके मुखिया को खा जाती है और उसके बाद चुड़ैल एक बार फिर एक औरत को उठा लेती है और उसकी गर्दन खा जाती है। देखते ही देखते उस गांव में से 5 से 6 जने की मौत हो जाती है। इतनी मौतें देख सुमित उससे बोलता है, चंदा, तुम चली जाओ। तूने हम लोगों का बहुत नुकसान कर दिया है। तुमने लोगों को मार कर अपना पेट तो भर लिया, लेकिन तुमने जितने को भी मारा है वो भी तो किसी की माँ, किसी के बाप और किसी के बच्चे थे। तुम्हें उन पर जरा सा भी तरस नहीं आया। सुमित, आपको नहीं पता, मेरी मौत कोई ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि इन सभी गांव वालों ने मिलकर मुझे मारा था। मैं किसी से बात नहीं करती थी और इन गांव वालों को ये लगता था कि मैं कोई जादू टोना करती हूँ। इन लोगों ने मुझे चाकू मार दिया और जब इन्हें ये पता चला कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब इन लोगों ने मेरी लाश को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, जिस वजह से मेरा शरीर कट के अलग हो गया। उसके बाद मैं चुड़ैल बन गई, क्योंकि मेरी अकाल मृत्यु हो गई। मेरा शरीर तो मुझसे दूर हो गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चंदा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ में गांव वालों ने बहुत ही बुरा किया है, लेकिन तुम बच्चों को क्यों मार रही हो? बच्चों की क्या गलती है इसमें? जब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, तब तक इस गांव से हर एक बच्चा मेरे हाथों मारा जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल एक 5 साल के बच्चे को हवा में उड़ाकर अपने साथ ट्रेन की पटरी के पास ले जाती है, जिसके बाद चुड़ैल का पैर ट्रेन की पटरी पर आ जाता है। बगल में बच्चा चुड़ैल को देखकर रो रहा होता है कि तभी पीछे से गांव वाले आते हैं और ये देखकर कि चुड़ैल ट्रेन की पटरी पर फंसी हुई है और सामने से एक ट्रेन आ रही है, एक गांव वाला बोलता है, अरे भैया, चाहे जैसे भी थी, आखिर इसके पेट में सुमित का बच्चा है। हमें इसे बचाना चाहिए। हम इसको जीते जी तो नहीं बता सके, कुछ गांव वालों की गलती की वजह से बेचारी की मौत हो गई, लेकिन अभी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल का पैर ट्रेन की पटरी से निकाल देते हैं और चुड़ैल तुरंत हवा में उड़ जाती है। ये सब देख
चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे वादा करती है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं इस गांव में तो रहूंगी, लेकिन मैं गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन कृपया करके मुझे मेरे पति के साथ रहने दे। चुड़ैल की ये बात सभी गांव वाले मान जाते हैं और अब चुड़ैल का आतंक उस गांव से हट जाता है। उसके कुछ महीने बाद चुड़ैल को एक इंसानी बच्चा होता है और बच्चा देने के बाद चुड़ैल मुक्त होकर तारे में तब्दील हो जाती है और गांव के सभी लोग अब खुशी से रहने लगते हैं। ट्रेन खाने वाली चुड़ैल। बिहार की तरफ जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी हर रोज की तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स सो रहे थे, कुछ अपने फोन में व्यस्त थे। रात के 1 बज रहे थे कि तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरे यहाँ पर किसका बच्चा रो रहा है? पता नहीं, कोई बच्चा दिख भी नहीं रहा है। वो सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको एक महिला दिखाई देती है। उन्हें देख सभी पैसेंजर डर जाते हैं क्योंकि वो कोई मामूली महिला नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल ट्रेन के बाहर आती है और विशाल रूप धारण कर लेती है और उस ट्रेन को उठाकर वो खा जाती है और बहुत तेज तेज हंसने लगती है। ये वारदात अब रेलवे पुलिस के सामने आती है और पुलिस ट्रेन के गायब होने की खोज करने लगती है, लेकिन ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिलता और अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ट्रेन गायब होती जाती है। एक दिन एक परिवार अपने गांव जा रहा था कि तभी उस ट्रेन में एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज आती है और मीना अपने पति से बोलती है, रजत जी, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं मीना, लेकिन इस बच्चे को शायद भूख लगी है। बच्चे की रोने की आवाज बढ़ती ही रहती है और अब सब इस आवाज से लोग डर जाते हैं क्योंकि आवाज बढ़ने के साथ साथ उस बच्चे की आवाज भयानक भी होती जा रही थी। आखिर किसका है ये बच्चा जो इतना इरिटेट कर रहा है? जैसे ही वो पैसेंजर ये बात बोलता है कि तभी भयानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है। वो इतनी तेज चिल्लाती है कि वहां के लोगों के कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है। चिल्लाने के बाद चुड़ैल उस पैसेंजर को हवा में उड़ा देती है और गोल गोल घुमाने लगती है। अरे अरे मर गया रे! अरे चुड़ैल, मुझे नीचे उतार! मुझे क्यों हैंगर की तरह क्यों लटका रखा है तूने? तूने मेरे बेटे को इरिटेटिंग बोला, मैं तुझे खा जाऊंगी, मार दूंगी तुझे। नहीं बोलूंगा, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा, माफ कर दे चुड़ैल। अरे छोड़ दे। चुड़ैल बहुत तेज तेज हंसने लगती है और उस आदमी को खा जाती है। ये देखकर उस ट्रेन में हड़कंप मच जाता है और लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। लोगों को भागता हुआ देख चुड़ैल बहुत हंसती है और जैसे ही ट्रेन बेला ब्रिज के पास जाती है कि तभी चुड़ैल अपना भयानक रूप ले लेती है और बहुत विशाल हो जाती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में चुड़ैल एक बार फिर उस ट्रेन को उठाकर खा जाती है और एक बार फिर बहुत तेज तेज हंसने लगती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। एक बार फिर पुलिस बेला ब्रिज के पास आती है, उस ट्रेन के गायब होने की तहकीकात करती है, लेकिन उनको कहीं पर कोई भी सुराग नहीं मिलता और एक बार फिर पुलिस वहां से खाली हाथ लौट जाती है। लेकिन इस बार कैप्टन विशाल अपनी असिस्टेंट मंजू से बोलता है, मंजू, ये किसी गुंडे का काम लगता है। पर सर, मुझे ये गुंडे का काम नहीं लगता है क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर चुड़ैल का वास है। नहीं मंजू, मुझे नहीं लगता कि आज की दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। मैं आज खुद जाऊंगा उस ट्रेन में, मैं भी तो देखूं कि आखिर क्या है वहां पर। शाम को जब कैप्टन विशाल ट्रेन के अंदर होता है कि तभी वहां पर एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है और चुड़ैल उस ट्रेन में आ जाती है। उसके बाद
चुड़ैल एक आदमी को हवा में उड़ाकर खा जाती है और इस बार भी उस ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर विशाल अपनी बंदूक निकालता है और चुड़ैल के ऊपर चला देता है। चुड़ैल की गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं और गुस्से से जैसे ही विशाल की गर्दन दबाती है कि तभी वहां भूरा नाम का एक आदमी आ जाता है और उस चुड़ैल को देखकर बोलता है, अंजू तुम इन सबको क्यों मार रही हो? छोड़ दो इनको। क्यों ना मारूं? तुमने जो मेरा कभी विश्वास किया ही नहीं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अंजू, जब तुम घर से गुस्से से बाहर गई थी तब मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आया था, लेकिन तब तक तुमने इस ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दी थी। मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। जब तुमने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैं किसी पराये मर्द के साथ थी, तो मैं गुस्से में अपने गांव के लिए निकल गई और इस ट्रेन में बैठ गई। मुझे टिकट और सीट दोनों ही मिल चुकी थी, लेकिन मेरा बेटा रोने लगा और जब मैं उसको चुप करवा रही थी तब तक मेरा पैसे वाला बैग चोरी हो गया था और तभी टीटी आ गया। मैंने उसको बहुत बोला कि मेरे पास टिकट है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो मुझे वहां से भगाने लगा। गुस्से में मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसने मुझे चलती ट्रेन से धक्का मार दिया और मैं ट्रेन के नीचे आ गई, जिसके बाद मेरी मौत हो गई। तब से मैंने कसम खा ली कि यहाँ से कोई भी आएगा तो मैं उसको इस रास्ते से जाने नहीं दूंगी। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम जानती हो मैं भूतों को भी भगाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता और ना ही कोई जबरदस्ती करना चाहता हूँ। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। भूरा के इतना कहने के बाद भी वो चुड़ैल नहीं जाती और अपना विशाल भयानक रूप ले लेती है और जैसे ही वो ट्रेन के बाहर जाने लगती है कि तभी भूरा अपने बैग से मंत्र वाली कैंची निकाल लेता है और चुड़ैल की चुटिया काट लेता है, जिसके बाद चुड़ैल मर जाती है। वो ट्रेन उस चुड़ैल के आतंक से आजाद हो जाती है और अब वहां पर किसी भी चुड़ैल का खौफ नहीं था और ना ही अब कभी ट्रेन के गायब होने की वारदात सामने आई। लोग अब बिना डर के गांव जाने लगे और खुशी से सब रहने लगे। भूतिया ट्रेन का रहस्य। वो अंधेरी रात, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतनी रात के समय गणपत राय नाम का एक आदमी बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता है और एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर रेल का इंतजार करने लगता है। अरे पूरे 30 मिनट हो गए हैं, ट्रेन इतनी लेट कैसे हो सकती है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी रेलवे स्टेशन पर बहुत पुरानी और अजीब सी दिखने वाली ट्रेन पहुंच जाती है, जिसमें एक एक करके सभी पैसेंजर चढ़ने लगते हैं। वहीं गणपत राय अपने घड़ी की तरफ देखकर खुद से कहता है, अब मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जिस ट्रेन में मुझे जाना था वो ट्रेन आज आई नहीं, आज इसी में सफर कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर गणपत राय अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद वो ट्रेन को अंदर से देखकर कहता है, ये क्या, कितनी अजीब है ये ट्रेन, लगता है बहुत पुरानी है। ए प्रभु, अब अगले ट्रेन का इंतजार करूं तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर गणपत चुपचाप सीट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी गणपत की नजर ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर के ऊपर पड़ती है। सभी लोग अपने अपने में मगन थे, लेकिन एक आदमी गणपत राय के बिल्कुल सामने सूटकेस लेकर बहुत ही गंभीरता से बैठा होता है। उसे देखकर गणपत राय उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो और ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? वो आदमी जैसे ही गणपत राय की तरफ देखता है, गणपत राय उसकी आंखों को देखकर डर जाता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी ट्रेन अपनी स्पीड में चलने लगती है, जिसके बाद देखते ही देखते गणपत राय को अचानक से नींद आ जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है। वो उस ट्रेन में बिल्कुल अकेला होता है। जैसे ही वो उस ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे ट्रेन के दूसरे डब्बे के अंदर वही आदमी दिखाई देता है जो उसके सामने बैठा होता है। वो आदमी एक बहुत ही मोटे हथौड़े से लोगों को मारता जा रहा था। तभी गणपत राय की नींद खुल जाती है और वो अपने चारों तरफ देखता है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? शुक्र है कि ये सिर्फ एक सपना ही था।
अपने आसपास सब कुछ ठीक देखकर गणपत राय आराम से बैठ जाता है कि तभी एक घने जंगल के अंदर वो खटारा ट्रेन अचानक से रुक जाती है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर की सारी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अरे ये सब क्या है? इस जंगल में आकर ये ट्रेन क्यों रुकी है? और ऊपर से इसकी लाइट भी बंद हो गई है। अरे टीसी साहब, कहाँ हो आप? जरा हम लोगों की मदद कीजिए। देखते ही देखते ट्रेन के अंदर से लोगों की हलचल एकदम से बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से ट्रेन के सभी डिब्बों की लाइट आ जाती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जैसे ही ट्रेन के अंदर की रोशनी जलती है, गणपत को अपने चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से गणपत राय ट्रेन में ही फिसल कर गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है, उसे ट्रेन के दूसरे डब्बे में वही आदमी लोगों को मारता हुआ दिखाई देता है, जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अरे ये क्या? ये आदमी तो लोगों को मार रहा है। अब मैं क्या करूं? गणपत राय वहां से भागने की सोच ही रहा होता है, इतने में वो आदमी उसे देख लेता है, जिसके बाद वो आदमी गणपत राय के पास आता है और अपने हाथ में लिए हथौड़े से गणपत राय का सर फोड़कर उसे मार देता है। ऐसी घटना उसे रास्ते पर उस ट्रेन के अंदर अक्सर होती रहती थी। अगले दिन न्यूज़पेपर पे छप जाती है, जिसमें एक ट्रेन के साथ हुए सभी गायब पैसेंजर्स का नाम होता है, लेकिन अभी तक उस ट्रेन का एक भी आदमी जीवित दिखाई नहीं दिया। पुलिस द्वारा कई छानबीन के दौरान भी ना तो ट्रेन का कोई पता चला और ना ही ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स को। ये सब देखकर शकुंतला अपने पति से कहती है, अजी ये सब क्या चल रहा है इस दुनिया में? हाँ, जरा देखो तो सही। देखो, इस बात का पता तो केवल पुलिस वाले ही लगा सकते हैं। हम लोग क्या ही करेंगे? छोड़ो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। वो दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके घर के टेलीफोन की रिंग बजने लगती है। ओहो, इस टेलीफोन की रिंग को भी अभी बजना था। ऐसा सोचकर शकुंतला खाना छोड़कर टेलीफोन उठाने चली जाती है। जैसे ही वो टेलीफोन को उठाती है, टेलीफोन के दूसरी तरफ एक नर्स शकुंतला से कहती है, क्या आप कोकिला की बेटी बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं कोकिला की बेटी बोल रही हूँ। बताइए, कोई परेशानी है क्या? तभी नर्स कहती है, देखिए, आपकी माँ कोकिला बहुत ज्यादा बीमार है। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया है और वो आपके ही नाम लेती जा रही हैं। अगर आप आ जाओगे तो आपकी माँ के बचने के चांस बढ़ जाएंगे। नर्स के मुंह से बात सुनते ही शकुंतला के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर उसका पति राजेश उससे कहता है, अरे संभालो अपने आप को। ये तुम्हें क्या हो गया है? शकुंतला, खुद को संभालने की कोशिश करो। कौन था फोन पर? मुझे बताओ, क्या बात हुई है? राजेश तुरंत शकुंतला के लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद शकुंतला राजेश को फोन पर हुई पूरी बात बताती है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया है, बचने के चांस भी नहीं है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। अरे रुक जाओ, सब्र करो। मैं अभी टिकट बुक करवा देता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ को देखने जरूर जाएंगे। राजेश टिकट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई टिकट नहीं मिलता, जिसके बाद बहुत ही मुश्किल से अगले दिन रात 12 बजे की ट्रेन की टिकट हो जाती है। अगले दिन जैसे ही शकुंतला अपने पति और अपने बच्चे के साथ स्टेशन पर पहुंच जाती है, 12 बजे के बाद एक बहुत ही रफ्तार के साथ ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है, जिसे देखकर राजेश कहता है, अरे ये ट्रेन कैसी है? बहुत ही अजीब लग रही है। अरे अच्छे को छोड़ो, मुझे बस मेरी माँ के पास पहुँचा दो। चलो जल्दी से, हमें ट्रेन के अंदर बैठ जाना चाहिए। शकुंतला, राजेश और उसका बच्चा वो तीनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ चलने लगती है। कुछ ही दूर चलकर एक घना जंगल आता है, जहाँ ट्रेन अपने आप रुक जाती है। तभी ट्रेन के अंदर मौजूद वही आदमी हाथ में लिए हथौड़ा उठाकर ट्रेन के पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इस ट्रेन के अंदर तो एक बहुत ही भयानक कसाई है जो लोगों को मारता जा रहा है। इतना कहकर लीलावती वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर शकुंतला और राजेश बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद शकुंतला अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। देखो शकुंतला, इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ी है। हमें फौरन इस ट्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो। राजेश अपनी पत्नी शकुंतला को ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन के बाहर से निकलने से पहले वो आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है। राजेश अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने लगता है।
जिसके बाद लड़ते लड़ते राजेश उसका हथौड़ा उसके सर पर मार देता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। तभी ट्रेन का ड्राइवर निकलकर बाहर आता है और राजेश से कहता है, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस आदमी को मारकर। अरे इस आदमी ने इतने लोगों की जान ली है, मैंने इसे मारकर कोई गलती नहीं की। इस ट्रेन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस जंगल में कई आदमखोर भेड़िए रहते हैं जो आधे इंसान और आधे शैतान की तरह दिखते हैं। ये आदमी इन लोगों को मारकर उन्हें खिला देता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सभी आदमखोर भेड़िए यहाँ से शहर पहुंच जाएंगे और फिर वो अनगिनत लोगों को मारकर खाने लगेंगे। इससे बहुत से लोग मारे जाएंगे और इस दुनिया में इसके अलावा फिर कोई नहीं बच पाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, वो आते ही होंगे। ड्राइवर राजेश और उसकी पत्नी शकुंतला और उसके बच्चे को अपने ड्राइवर कक्ष में ले जाता है और दरवाजा लगा देता है, जिसके बाद उस ट्रेन के अंदर भयानक भेड़िए चढ़ जाते हैं और मरे हुए लोगों को खाने लगते हैं। ये सब देखकर राजेश बहुत हैरान रह जाता है। उन आदमखोर भेड़ियों के जाने के बाद ड्राइवर राजेश की पत्नी और उसके बच्चे को उसी की आंखों के सामने मार देता है, जिसके बाद ड्राइवर अब ये काम करने की जिम्मेदारी राजेश को देता है। आज के बाद ये काम तुम करोगे और अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अगली बार से उस आदमी की जगह राजेश ले लेता है और जब भी ट्रेन में पैसेंजर चढ़ते तो राजेश उन सबको मार देता और भेड़ियों को खिला देता। भूतिया फौजियों की ट्रेन। फौजियों की फौज आतंकवाद को फायरिंग करते हुए बॉर्डर पर लड़ रहे थे। एक के बाद एक गोलियां दोनों तरफ से चलती जा रही थीं, तो कभी बम फेंके जा रहे थे। वहीं 3 जिगरी फौजी दोस्त जमीन पर लेटे हुए फायरिंग करते हुए कहते हैं, आदित्य, गोली खत्म हो गई है, क्या करें? उनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। करना क्या है? अब लास्ट प्लान अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पर और गोली बारूद नहीं है और इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये बॉर्डर से आगे चले जाएंगे। हाँ मेरे जवानों, तो चले खतरनाक प्लान को अंजाम देने। क्या पता इस बमबारी से हम तीनों मिले या ना मिले। जान पर खेलना हमारा धर्म है और इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। जय हिंद। भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे। मरेंगे अपने वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर ही हम तीनों खड़े होकर फायरिंग करते हुए चलेंगे और आखिर में बम फेंक देंगे। ठीक है। बाकी फौजी अलग अलग जगह से वार कर रहे थे और ये 3 फौजी आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए रेंगते हुए आगे जाकर खड़े होते हैं। तभी आदित्य के कहते ही एक साथ दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें कुछ गोलियां उन्हें भी लग जाती हैं। वो गिर जाते हैं पर अपने लास्ट बम को फेंककर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, जिसके ब्लास्ट में वो तीनों घायल हो जाते हैं। तभी उनका कर्नल विक्रम शाह आता है, जो कैंप में उन फौजियों की मरहम पट्टी करवा रहा था। उसे देखकर सभी घायल फौजी बेड से उठकर एक साथ कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद। आप सभी फौजियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुश्मन का खात्मा किया है। इसमें आपकी जान भी जा सकती थी। मैं पूछ सकता हूं बाकी फौजियों को ना बताकर किसने प्लान भी जारी किया? सर, मैंने किया, हम तीनों ने मिलकर, क्योंकि दुश्मनों को मारने का हम पर कोई चारा नहीं बचा था। हमारे अधिकतर फौजी घायल हो चुके थे। आदित्य, तुम जानते हो ना यह कितना रिस्की था। सर माफ कीजिएगा, लेकिन हम फौजी तो अपने देश के लिए जान देने के लिए ही बने हैं। आतंकवादी को हराने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं था। अकेले फैसला लेना बहुत डिसअपॉइंटेड था। खैर, अपना ख्याल रखो और हाँ, तुम सबकी चिट्ठी आई है, पढ़ लेना। थैंक यू सर। ओए ओए, बल्ले बल्ले, चिट्ठी आ गई घर से। ओए ओए, देख ले शमशेर, भाभी की चिट्ठी के लिए कितना उतावला हो रहा है। तो तेरी मम्मी की चिट्ठी भी आई होगी। चल जल्दी से चलते हैं। तीनों अपनी चिट्ठी जाकर ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। भैया, तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 1 बरस हो गया तुमसे मिले हुए। अब कम से कम इस रक्षाबंधन पर तो आ जाओ, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांध सके और तुम्हारा प्यार पा सके। तुम्हारी नटखट बहन अनीता। आऊंगा मेरी बहन, अरे जरूर आऊंगा, लेकिन 15 अगस्त पर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी उससे पहले। क्यों रे नालायक, तुझे अपनी इकलौती माँ की जरा भी याद नहीं आती? अब तो बेटा मेरे पास आ जा। जी चाहता है अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लूं। 4 साल हो गए तेरी राह देखते देखते। अब जल्दी आ जा, कहीं मैं ही तुझे छोड़कर चली न जाऊं। माँ, माँ रो मत,
माँ इस बार मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें सीने से भी लगाऊंगा। अजी आपकी बहुत याद आती है। मुझसे शादी करने के 2 महीने के बाद ही चले गए थे। आप जल्दी से आ जाइए, आपका मुन्ना आपको बुला रहा है। कल ही शाम को हुआ है, आपका ही नाम रखा है उसका, छोटू जोरावर सिंह। माँ जी भी आपकी बहुत याद करती हैं और ये 9 महीने आपके बिना कैसे कटे हैं ये मैं बता भी नहीं सकती। आई लव यू, आपकी प्यारी पत्रलेखा। आई लव यू टू पत्रलेखा। मैं आऊंगा अपने छोटू जोरावर से मिलने। हे शमशेरा, हे आदित्य, देख मेरा बेटा हुआ है, तुम सब चाचू बन गए हो। ओए होए यारा, मजा आ गया। अब तो तू हम सबको पार्टी देगा। ओए कांग्रेचुलेशंस जोरावर। शुक्रिया दोस्तों। वैसे तुम दोनों की चिट्ठी में क्या आया है? मुझे तो मेरी बहन रक्षाबंधन पर बुला रही है। रोना ही आ गया उस पागल की बात सुनकर। और मुझे माँ बुला रही है, बहुत याद करके रो रही है। सर से बात करना, कुछ नहीं तो 4 दिन की छुट्टी मांग ले। ठीक है, मैं कर्नल सर से बात करता हूँ। वहीं शाम को खाना खाने के बाद भी बार बार फौजी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं और गाते हुए कहते हैं, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तीनों फौजियों को घर जाने की अनुमति मिल जाती है और ट्रेन में बैठकर वो कहते हैं, ओए शमशेरा, लग नहीं रहा कि हमें छुट्टी मिल गई है और हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ से जाने के बाद हम घर वालों के लिए सामान खरीदेंगे। हाँ भाई, उसके बाद मेरे घर में आना अपने भतीजे को आशीर्वाद देने। जरूर यारा, जरूर। तभी कोई आदमी उनकी सीट पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे उन फौजियों के बारे में पता चलता है तो सीट छोड़ देता है। तो जोरावर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, एक सीट खाली है। अरे नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं, मैं ये सीट तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूं, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये कहते ही वो आदमी कहीं और बैठ जाता है। तीनों फौजी हंसी खुशी बात करते हुए सफर तय करते हैं कि कुछ दूर जाकर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है। लेकिन तीनों जवान उठते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या, सारे पैसेंजर्स मारे गए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों फौजी रेलवे स्टाफ के पास जाकर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भीड़ देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और लोगों की मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम बच गए। हमारे परिवार वाले भी हमारी राह देख रहे हैं, चल जल्दी से उनके पास चलते हैं। ये बोलते ही तीनों अपने अपने परिवार के पास लौट जाते हैं, जहां जोरावर अपने घर में जाकर आवाज लगाता है, माँ, पत्रलेखा, मैं आ गया, देखो अपने बच्चे के लिए क्या लाया हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, छत पर होंगे जरूर। जोरावर हर जगह देखता है पर वहां कोई भी नहीं होता। काफी देर बाद दोनों फौजी उसके घर आकर कहते हैं, अरे जोरावर, माची और भाभी कहाँ हैं? उनसे ही मिल लूं। मतलब तेरे घर वाले भी घर पर नहीं हैं? नहीं यार, हम दोनों के घर वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा तेरे घर ही आ जाए। अरे सबके घर वाले कहाँ गए? हम इतने दिन बाद आए हैं और कोई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ढूंढते हैं। तीनों नौजवान फौजी ढूंढने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगी है, जहां फौजियों को सभी शहादत दे रहे थे। तभी तीनों उन शहीद फौजियों को सलामी देते हुए कहते हैं, लगता है हमारी तरह कोई फौजी है जो शहीद हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। चलो उन्हें ही सलामी दे दे पहले, जरूर हमारे देश के लिए अपनी जान दी होगी। तीनों जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं तिरंगे से ढके 3 ताबूत थे, जिनके आसपास उन तीनों फौजियों के ही घर वाले थे, जो फूट फूट कर रो रहे थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आता। अरे ये मेरी बहन किसके लिए रो रही है? हाँ, मेरी बीवी बहुत रो रही है। आखिर कौन है? क्यों 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 चले गए आप मुझे छोड़कर? हमारे बच्चे की परवरिश तो हमें साथ में करनी थी ना। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? पत्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। पत्रलेखा, मेरा बेटा आदित्य
मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू मुझसे ऐसे मिल। अरे तेरी माँ कैसे जिएगी तेरे बिना आदित्य, वापस आ जा। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किसके लिए रो रहे हैं हमारे घर वाले? हम तो यहाँ है ना। तभी हवा का तेज झोंका उन तीनों की लाश पर से तिरंगा हटा देता है। अपनी लाश को देखकर भूतिया फौजी हक्के बक्के रह जाते हैं। जहां उनका कर्नल उनकी लाश को सलामी देते हुए तोप चलवाते हैं और तिरंगे से उन्हें लपेट देते हैं। इसका मतलब उस ट्रेन हादसे में हम भी मर चुके थे और हमें लगा कि हम बचकर अपने परिवार से मिलने आए हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आपका बेटा आपके गले भी नहीं लग सका। इस तरह कर्नल उनकी शांति की पूजा कराता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है।